अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप हैं वक्त के साथ। की डिवीजन आराम के हवाले से और इवेंचुअली कुर्बानियां दी गई, लेकिन उसके बाद ये कानून बन गया और आज पूरी दुनिया में उन मजदूरों की कुर्बानी के हवाले से दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी दिन मनाया जाता है। आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि जनाब हमारी तो खैर उन्होंने कहा कि पार्टी ही मजदूरों पर मुश्तमिल है, आम आवाम से हमारा ताल्लुक है और जो तनख्वाह लेते हैं 7,000 उनकी उन्होंने 8,000 कर दी। इसके साथ ही जनाब शहबाज शरीफ साहब का भी पंजाब में जो उनका हुआ खिताब, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको 9,000 तक ले जाएंगे। उन्होंने भी इसमें मजीद इजाफा कर दिया 6 से 9,000 का। इसी तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग आज के बयानात में, क्योंकि क्विकली मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम के सेकंड हाफ में मैं थोड़ा सा सियासी हलचल भी काफी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 बेंच मेंबर्स का बेंच तश्कील देने की बात की। जनाब सिबी में जब आज सिबी बार से बात कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब, तो उन्होंने कहा कि 2 जो है हम लेकर के आएंगे, एडॉक और एक एडिशनल जज। एडॉक 3 ने माजरत कर ली जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के आगे फॉलो अप करने की, तो उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली आज के प्रोग्राम में चाहूंगा एक कमेंट लिया जाए। लेकिन क्विकली आज के दिन में हमने देखा कि मुल्तान के इलाके में भी पसंद की शादी के हवाले से एक लड़की के मुंह पर कालक मल दी गई, उसकी मां के मुंह पर कालक मल दी गई, उनको उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको बाजार का चक्कर लगवाया गया, जो हमेशा से एक रिचुअल है इस इलाके का। ये किस किस्म की, आज हम मजदूरों की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो ये हम कर क्या रहे हैं और किस किस्म की अपनी खवातीन को हम इज्जत दे रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट खबर आज के दिन के हवाले से, अगेन बाबर अवान साहब का सुनने में यह आ रहा है कि उनको शायद सीईसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी फारिग कर दिया गया, लेकिन यह बात तो कंफर्म हुई कि बाबर अवान को आज जो है पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी फाइनेंस के ओहदे से हटा दिया गया और रुखसाना बंगिश को अपॉइंट किया गया। और उसके बाद यह भी सुनने में आया कि उनके भाई ने भी इस्तीफा भेज दिया और उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जो गाड़ी थी वो भी वापस भिजवा दी जो उनको प्रेसिडेंट ने दी थी। सो काफी सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज 1 मई के हवाले से भी। मेरे जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियोज में, मैं उनको तारुफ कराऊं जी। मेरे साथ बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, लीज इंट्रोडक्शन, हिज एमएनए फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, और इस्लामाबाद से डॉक्टर साहब मुंतखब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में आबुद से कि जो खातून तशरीफ रखती ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उनका बड़ा काम पाकिस्तान में, नन अदर देन फरजाना बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में आई। उनके बराबर में अहमद रजा कसूरी साहब तशरीफ रखते हैं। कसूरी साहब इन इंट्रोडक्शन, बहुत शुक्रिया सर आप भी। और नाज़रीन में थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब जमशेद दस्ती साहब भी, उन्होंने भी हमसे प्रॉमिस किया था वो भी ज्वाइन इन करेंगे। ही इज ऑन हिज वे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्योंकि वो भी कहते हैं कि जी वो आम आवाम की को रिप्रेजेंट करते हैं, आम आवाम उनको वोट देते हैं, आम आवाम में से वो है। तो मजदूरों के हवाले से क्या हुआ क्या नहीं हुआ और सिर्फ क्या बातें कर देने से सिलसिले ठीक हो जाएंगे। 2-3 चीजें सर, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आजकल क्योंकि इतने सारे इश्यूज हैं सर कि इसको क्विकली मैं आपसे टू द पॉइंट पे आऊं। डॉक्टर साहब 6 से 9 कर देना, लेकिन मियां साहब ने कहा कि 20,000 से कम भी गुजारा नहीं होता। ये किस तरह प्रोसीडिंग्स होंगी? मैं एक 1 मई के हवाले से बयान, ये एक हकीकत का रूप धारेगा या महज एक स्टेटमेंट की हद तक की बात रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल देखें, ये तो खैर एक अच्छी खुशाइन बात है। यकीनन अगर मजदूरों की तनख्वाहों में और जो मिनिमम वेजेस हैं उसमें इजाफा होगा, जितना भी हो, कम से कम भी हो, तो उसको अप्रिशिएट ही किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सवाल किया जाए कि क्या एक आम आदमी इस तनख्वाह में अपना, या अगर उसकी 1 या 2 बच्चों की फैमिली है, तो क्या वो उनका गुजारा कर सकता है? तो मेरा ये ख्याल है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और खासतौर पर जो लोग मजदूरी के लिए शहरों में आए हुए हैं, और यकीनन देहात में तो इतनी मजदूरियां हैं नहीं, तो शहरों में जो लोग जो है वो मजदूरी के लिए आए हुए हैं, चाहे वो चौकीदार हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से इस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें ज़ाहिर है को रहने के लिए भी जगह चाहिए होती है, उसका भी किराया चाहिए होता है। तो ये बात बुनियादी तौर पर बिल्कुल सही है कि कम अज कम 18 से 20,000 रुपया अगर मिनिमम किसी बंदे की तनख्वाह हो, तो वो सिर्फ अपनी जो एक जिंदगी और सांसों की डोर का रिश्ता है उसको बरकरार रखने के लिए मेरा ख्याल है कि इतनी रकम उसको हर हाल में चाहिए। और ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि किस तरह ये लोग अपने शब रोज जो है ये गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल है। और मैं इसके साथ साथ ये भी चीज़ अर्ज करूंगा कि इनके हुकूक के हवाले से, जो मजदूरों के हुकूक के हवाले से, ये हुकूक की बात उन्हीं मुल्कों में अच्छी लगती है कि जहाँ पे इंसानियत का, इंसानी हुकूक का, ह्यूमन राइट्स का
कोई इज्जत है, लोग समझते हैं उनकी कोई वैल्यू है, जो एक इंसानी जान के पीछे पूरी पूरी कौम खड़ी होती है। यहाँ आप देखें तो इंसानी जान की क्या वैल्यू है, चाह जाएगी कि इंसानी जो जिंदा शक्ल में इंसान मौजूद है उनके जो मामलात हैं उन पर हम कितनी तवज्जो दे रहे हैं। और फिर उन मुल्कों में कि जिनमें आइन की, कानून की बालादस्ती होती है, लोग उन चीजों के ऊपर न सिर्फ यानी ईमान लाने की हद तक लोग अपने मुल्क के आइन और कानून को पूछते हैं, तो तभी इन लोगों का भी जो है वो ख्याल रखा जाता है, जो मैं समझता हूं कि हमारे सिस्टम की बैकबोन भी है। और आप ये कहें कि मेजॉरिटी में भी ये लोग हैं कि आप पूरे पाकिस्तान की अगर आप मेजॉरिटी देखें तो ये किसी मुल्क की बैकबोन भी होते हैं, उसके लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए, उसकी मईशत के लिए, उसके लिए काम करने वाले। इसमें सिर्फ मजदूर वो तो नहीं है जो कंधे पे एक वो हथौड़ा रख के सिर्फ कोई रोड पे रोड़ी कूट रहे होते हैं, ये वो भी लोग हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, ये वो भी लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो ये सही मानों में यानी किसी भी मुल्क की जो है वो मईशत में एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि इंतहाई मजलूम तबका भी है और इंतहाई ज्यादा तवज्जो का तालिब तबका भी है। फरजाना बारी, दो तीन चीजें बड़ी डॉक्टर साहब ने इंपॉर्टेंट की कि ये तो वो लोग, उन लोगों को जेब देता है जो इस चीज को समझे। इधर तो मैडम इस्तेसाल पे इस्तेसाल हो रहा है। तो डू यू थिंक वी डिजर्व टू, एक ऐसा दिन हमारे मुल्क में भी होना चाहिए कि हम मजदूरों की बातें तो बड़ी करते हैं लेकिन अमल आपके सामने। तो सबसे पहली बात तो यही कि जिस मुल्क में मुंतखब नुमाइंदे तारिक साहब जैसी बातें करें, ये भी बड़ी एक अजीबोगरीब बात है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो ये सब कुछ करना होता है ना। मतलब ये इनकी जिम्मेदारी है। मतलब ये बातें हम कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी कर सकती है या मजदूर खुद कर सकता है, लेकिन जो उनके मुंतखब नुमाइंदे या तो वो ये कहते हैं कि हम मजदूरों को उनके हक देने में नाकाम है और लिहाजा हम उनको फिर उस जगह पे होना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में तो जहां पे हुकूक की ज्यादा नफी है वहीं पे इस तरह के दिन की जो अहमियत है और भी वो उजागर हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें कि ये एक बिल्कुल सियासी गिमिक है कि जी अब इन्होंने 8 कर दिया तो नवाज शरीफ ने 9 कर दिया। सबसे पहले दो बातें हैं फैसल। पहले तो ये कि जो 7,000 भी की थी पिछले साल, वो भी कहीं भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं खुद फैसलाबाद के अंदर लेबर कौमी मूवमेंट के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूं और आप यकीन करें कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर 7,000 मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलती है। कितनी तनख्वाह मिलती है? किसी को 3,000, किसी को 4,000, बच्चे इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है कहीं पे भी। और ये 7,000 पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बाकी अगर आप महंगाई के साथ करना चाहें तो फिर ये 20-25 हजार की बात नहीं है, फिर एक स्टैंडर्ड होता है। घरों में ये इस्लामाबाद जैसी बाकी दूर दराज तो घरों, हाँ, अभी भी चाइल्ड लेबर होता है। चाइल्ड लेबर तो बेतहाशा है। लेकिन मैं सिर्फ ये फैसल एक बात ये करना चाह रही थी कि अगर आपने मतलब मजदूरों के साथ इंसाफ करना हो तो फिर मिनिमम जो तनख्वाह है उसका जो रेशो होता है, जो 1 तोला सोने की कीमत होती है उसके मुताबिक होना चाहिए। 20,000 रुपए कहां से लाएंगे? मैं यही तो बात कर रही हूं कि हमारे यहाँ मतलब 20,000, 25,000, अगर आप महंगाई को देखें, अगर आप समझते हैं कि कोई मजदूर जो है, जो इस मुल्क की जो मेहनत कर, जो इस मुल्क की दौलत जो है वो जो भी है उसको कमा रहा है, पैदावारी अमल में वो अपना हिस्सा डाल रहा है, अगर हमने मेहनत कश को उसका हक देना है तो फिर ये कम से कम हक है उसका कि 1 तोले सोने की कीमत के मुताबिक उसकी उजरत होनी चाहिए। देखें ना यहाँ पे जो डिवाइड है, अब हाँ। वो 60,000 रुपए की सब बनेगी। आज में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर पढ़ रहा था कि जेनिफर लोपेज जो है उसने, उसके ड्राइवर ने कोई शोर शराबा किया कि मैं अंग्रेजी ठीक नहीं बोलता और मेरे लिबास के ऊपर बड़ी तनकीद करती थी, तो उसको तनख्वाह मिलती थी $2 लाख सालाना, जो वहां पे टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियर की गालिबन तनख्वाह है। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। कल एक साहब से मुलाकात हुई नॉर्वे से, तो मैंने उनसे पूछा कि जी नॉर्वे का अभी भी जो जीडीपी है, सॉरी पर कैपिटा इनकम है वो हाईएस्ट है। इतनी हाईएस्ट नहीं मुझे लगता है लग्जमबर्ग का और स्विट्जरलैंड का ज्यादा, हमारा तो अभी $56,000 है। सो आप इमेजिन करें तो मैं मतलब मैं क्या उनको जवाब देता कि जब अभी तक हम 1000 के चक्कर में फंसे हुए। तो पॉइंट इज नॉट कि अगेन, बल्कि मैं आगे चलता हूं बात लेकर के। कसूरी साहब जी, पीपल्स पार्टी भी ये नारा मारती है, और क्योंकि आप भी पीपल्स पार्टी में, असल में क्वेश्चन तो होना चाहिए दस्ती साहब के लिए, लेकिन वैसे रोटी कपड़ा और मकान, इसका मतलब स्ट्रेट जब आप सोचते हैं रोटी कपड़ा और मकान, आम सबसे गरीब आदमी, बुनियादी सहूलियात, जिंदा रहना, जिस्म ढांपना और एक बारिश हो तो कम से कम सर पर छत हो, बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सर आज भी हमारी ठीक ठाक आवाम का एक रेशियो जो है इन चीजों से भी महरूम है। मैं ये समझता हूँ मजदूरों के राइट्स की हम क्या मैं ये समझता हूँ कि प्लानिंग कमीशन को एक पुअर मैन बजट बनाना चाहिए कि उसको, उसके अगर 2 मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चे हैं, एवरेज 4 होते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी, लेकिन 4 हाउस होल्ड, ठीक है, 4 एवरेज बच्चों को रखे कि उनको कितना आटा, कितनी दाल, 6 बंदों का हाउस होल्ड की बात करें ना, कितनी दाल, कितना तेल, कितनी गैस, अपना केरोसिन ऑयल,
उसी मसालों के लिए भी उसी ये कितना लगेगा, उनके बच्चों के कोई 6 महीने के बाद उसके कपड़े भी बनने उनके, कोई स्कूल की तनख्वाह फीस भी है और कोई छोटे से क्वार्टर में उसका किराया भी है। तो इसका अगर ब्रेकअप मिनिस्टर जो प्लानिंग डिवीजन है एक ब्रेकअप करके बनाए तो आई थिंक दैट विल बी ए वेरी ह्यूमन सर्विस, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे कैन मेक गवर्नमेंट ऑफ द डे वाइजर कि ये है जनाब पुअर्स मैन बजट होती थी, इतना उसको दरकार है जस्ट टू सबसिस्ट, एक ऑनरेबल इज्जत के साथ जिंदगी बसर करने का बुनियाद, ये बुनियादी, और उसको सामने रख के फिर आप उसकी तनख्वाह का तयन करें और जो भी आपने लॉज बनाने हैं सिर्फ डॉक्टर साहब ने कहा 20,000 रुपए से कम किसी सूरत मुमकिन नहीं। दूसरी ये है कि लेबर में 600 रुपए किलो, लेबर में है हायर रुपए का चिकन, हायर एंड फायर, लेबर में है हायर एंड फायर। मैं समझता हूं कि नोटिस जो है ये वन ऑफ जॉब सिक्योरिटी यू टॉकिंग अबाउट, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नोबडी शुड बी पनिश्ड विदाउट नोटिस, somebody, everybody should be put on notice and subject to his explanation कि उसने क्यों उसको। सर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहां बस एक मैं अर्ज करूंगा कि मैं ये समझता हूं जैसे हमने रेड क्रॉस था और मुस्लिम कंट्रीज ने कहा कि उसको रेड क्रेसेंट बनाया जाए, मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम कंट्रीज जो है इस दिन को यौम खंदक के तौर पर मनाएं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन अपना कुदाल पकड़कर तमाम सहाबा कराम के साथ खंदक खोदी तो वो एक ऐसा मिसाल दी गई, मिसाल है कि अल्लाह का हबीब द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द यूनिवर्स उसने जब कुदाल के साथ एक मजदूरों की तरह एक खंदक खोदी फॉर डिफेंस, तो अगर हम यौम खंदक को अपना लेबर डे बनाएं जैसे कि हमने रेड क्रेसेंट को हमने रेड क्रॉस बना दिया। एक ब्रेक लेते हैं, बड़ा 2-3 इंपॉर्टेंट चीज, एक तो जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन उस जॉब सिक्योरिटी का फायदा क्या जिस मुल्क में बिजली नहीं है, और बिजली नहीं है तो कारखाने का खाक चलेंगे और फिर उस लेबर को उनकी दिहाड़ी का सिस्टम होता है उसको फारिग कर दिया जाता है। फैसलाबाद में आपने देखा, गुजरांवाला में आपने देखा, आपने दीगर शहरों में देखा जो कि पाकिस्तान के पंजाब के खास करके इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, कराची के हद भी हम उसी में शामिल करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब आप लोग क्योंकि उस सूबे की नुमाइंदगी करते हैं जो कि बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैं ये बात करूंगा 62% वो एरिया जो जिसमें बहुत एक बड़ी तादाद में लेबर फोर्स इन्वॉल्व है। अब 2-3 चीजें यहां पर आती हैं। हमने देखा पिछले दिनों हर खैर इस मुल्क में हर मतलब आप नर्सेस से शुरू करें, यंग डॉक्टर्स पे चले जाएं, आप क्लर्क्स पे शुरू करें, आप स्टूडेंट्स पे चले जाएं, कौन सा ऐसा तबका नहीं है कि जिसने कि हड़ताल नहीं की। लेकिन मजदूरों की हड़ताल का मैं यहाँ पे खास तौर पे जिक्र करूंगा कि वो लोग जो दिहाड़ी का काम करते हैं, रोजाना वो कमाते हैं थोड़ा बहुत और वही खाते हैं। मैंने कुछ लोगों पे भी यहाँ पे मिला, मैंने कहा बारिश होती है तो क्या करते हो? कहते जी बारिश होती है तो उस दिन हम भूखे ही होते हैं तकरीबन, क्योंकि 200 रुपए तो मैं तब कमाऊंगा कि ट्रक आएगा, मैं बोरियां उतारूंगा और बोरियां मैं मंडी में ले जाऊंगा। ये इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। डेली वेजेस, चलो मौसम तो साइड पर चलेगा, अब बिजली नहीं है, कारखानों के हालात आपके सामने, सर उन लेबर्स का क्या मतलब उनका क्या कसूर है? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, और फैसल मैंने भी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था, मैडम ने भी बात की कि जी जो अवामी नुमाइंदे हैं अगर वो ये कर नहीं सकते तो उन्हें शायद वहां रहने का हक नहीं है। इनके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, यकीनन ये जज्बात सही हैं, लेकिन बात यह है कि इसके लिए अवामी नुमाइंदे पहली बात यह है कि अपनी जेब से तो दे नहीं सकते, असेंबली में शोर मचाने से या डेस्क कूटने से तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, और खासतौर पर यह मसला ऐसा भी नहीं है, मैं ये एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर मैं कोई पॉलिटिकल अंदाज से बात नहीं करना चाह रहा, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जो मुल्क की बात है, क्योंकि ये मुल्की मसला है, ये कौम का मसला है। ठीक, अब इसमें यह भी नहीं है जनाब एक सूबे में ये है तो दूसरे सूबे में ये है, उधर इसकी हुकूमत है तो उसकी हुकूमत है। इसमें मरकज और सूबों को छोड़ के एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की जरूरत है, और वो ये है, देखें बात यह कि हमारे पास जो कुछ है हमने उसी में जिंदा रहना है ना। जैसे घर का एक बजट होता है, उसे पता है, जब मैं से चले एक तनख्वाहदार बंदे की बात कर रहा हूं, उसे पता है मेरी तनख्वाह ये है, इसमें मैंने अपना खाना पीना भी करना है, इसमें मैंने बच्चों की तनख्वाह भी देनी है, खुदा न खास्ता को बीमार हुआ तो दवाई भी देनी है, मकान का किराया भी देना है, एंड व्हाटएवर सारा करना है। इसी तरह जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास, उसमें असर नो मैं समझता हूँ प्लानिंग करने की जरूरत है। हमें अपने दिफा पे हमारा कितना पैसा जा रहा है, हमारा कर्जों की अदायगी की शक्ल में कितना पैसा जा रहा है, और हमारा बाकी पैसा यहाँ पे बच कितना रहा है। अभी जैसे उन्होंने कहा जी 1 तोले सोने की कीमत यानी 60,000 रुपया, अब 60,000 रुपया यहाँ हमारा जो एक पुलिस का एसपी होता है, जिले का डीसी होता है, वो नहीं ले रहा है। जिले का डिप्टी कमिश्नर जो है, पाकिस्तान के हालात ये है कि वो 60,000 रुपया अगर उसकी बेसिक पे आप देखें वो नहीं ले रहा।
एक MNA के बारे में जनाब वो जो बात होती है जी इतने ये पार्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूं कि MNA को जो आप उसे तनख्वाह कहें, उसे एजाजिया कहें, वो 50,000 रुपए से कम है। जो मेंबर पार्लियामेंट को बाकी सेट है ना उसमें एक महीने का दिया था 50,000 रुपए से कम है, और बाकी सारे जो सेट सिलसिले जो आप कह रहे हैं वो मिलाकर 1 लाख से कम है, वो भी 1 लाख रुपए पूरा नहीं है। मैं आपको सिर्फ बाकी से सर जो हल्की फुल्की जो कहते हैं ना ऊपर की कमाई जो है, और जो ऊपर की कमाई MNA बेचारे की क्या होती है, वो हुकूमत में होगा तो उसकी होगी। आप सबको एक ही अपोजिशन को भी बड़े पैसे दिए, सबको एक रस्सी में न लपेटे, वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, मैं आज कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहा। बात यह है जी कि अगर किसी ने ऊपर की कमाई करनी हो तो वो चाहे सिपाही हो, चाहे वो पटवारी हो, हर एक की होती है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। अगर किसी ने नहीं करनी तो वो जिस भी शोबे में है उसने ईमानदारी से अपना काम करना है। ये तो खैर बहस ही अलग है। मैं जो गुजारिश कर रहा हूं जी कि उन्हीं रिसोर्सेज में जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें हमने इस बात का तयन करना है कि हमने इन लोगों को जो हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल भी हैं, जैसे मैं तीसरी दफा कह रहा हूं कि हमारे लिए मुल्क के लिए बैकबोन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा महरूम तबका भी है, उसके लिए बहुत बड़ी एक अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं। अब हेल्थ है, अब हेल्थ के लिए मुझे ये पता है, बीइंग अ डॉक्टर मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जब मैं खुद जो है वो अस्पताल में काम कर रहा था एज अ डॉक्टर, कि इन लोगों को अगर किसी को हेपेटाइटिस है, अगर किसी को शुगर है, अगर खुदा न खास्ता को इससे ज्यादा किसी संगीन मर्ज में मुब्तला है, इनके पास अपने इलाज का कोई पैसा नहीं है। इंटरफेरॉन अगर हेपेटाइटिस में आप लगाएं तो 70,000 रुपए टाइप जो इनका सिलसिला पीपल्स पार्टी वालों कह रहे हैं इसमें हम कुछ सेटिंग वेटिंग करेंगे, इंश्योरेंस देंगे, इसमें कोई हुई नहीं है। ये तो एक 1,000 रुपया उनको मुंह में दे के ऐसे कौम पूरी को बनाया जा रहा है। उसको भी छोड़ें, उसको भी मैं अभी उस पर भी कोई बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम ऐसे प्लान्स दे सकते हैं, देने चाहिए। इतना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है सर कि अपने मजदूरों की, मैं कहता हूं जी और कुछ भी नहीं, उनकी सेहत का ख्याल रख ले और उनकी बच्चों की तालीम बुनियादी। इसे पॉसिबल सर? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। इस पर कई दफा बात हुई है, कई दफा हमारी तजावीज इसके ऊपर गई है, आज भी रिकॉर्ड के ऊपर है, और ये मुमकिन है। और मेरा ये ख्याल है कि ये उनका, जैसे आपने रोटी कपड़ा और मकान की बात की और वो बुनियादी तौर पे वो इस तनाजुर में की कि वो बुनियादी इंसानी जरूरत है, इसी तरह गवर्नमेंट का काम है कि वो मजदूर की सेहत के हवाले से जो उसकी बुनियादी जरूरत है उसकी वो करे, जमानत फराम करे अगर कोई बीमार है या उसका बच्चा बीमार है। इसी तरह तालीम कम अज कम मैट्रिक तक तालीम जो है हर सूरत में फ्री होनी चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। फैजान मुझे 2-3 चीजें बताएं। एक तो मुझे बताएं कि आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान में हमें अभी तक नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं। एक आम आदमी जो उसकी तालीम भी नहीं, उस बेचारे को तो बिल्कुल ही नहीं पता कि उसको तो ऐसे चोट खाता है, फैंटी लगाता है, ऐसे 36 केस डाल देता है उसको। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जी सारी। मुझे अब ये बताएं कि हमारे बुनियादी हक है क्या, और एक आम जो रोड पे खुदाई करता है, पठान जिसको हम देखते हैं, या कोई और मजदूर जो काम कर रहा है, आप यहाँ पे कश्मीर हाईवे पे जाए आपको 50 बंदा, सैकड़ों की तादाद नजर आएगा यहाँ पे। मुझे आप ये बताएं कि उस आम आदमी का जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है और जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसका क्या हक है? देखिए, सबसे बुनियादी हक जो आप फैसल पूछ रहे हैं ना, सरकारी अस्पताल में इलाज होता है, हो सकता है उसका? देखिए बिल्कुल, जो एक मुल्क के अंदर का जो शहरी है, ठीक है, उसके जो बुनियादी हुकूक जिसमें उसकी सेहत, उसकी तालीम और उसको रोजगार मुहैया करना, ये एक रियासत का काम है, और वो वही रियासत कर सकती है जो फलाई मुमलिकत की रियासत। आप हमेशा कहते हैं जो बात बुनियादी तौर पे कि हमें एक सिक्योरिटी स्टेट माइंडसेट से निकल के एक सोशल वेलफेयर स्टेट में जाना है, ये मेरा सवाल है फैसल। क्योंकि मैं समझू जो तारिक साहब ने यहाँ अब बात की है ना, वही असल में बात है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने मेहनत कशों को ये सारी बुनियादी चीजें दे नहीं सकते। ये हमारी तरजीहात की बात है कि जो वसाइल हम पैदा कर रहे हैं उनको हम खर्च कैसे कर रहे हैं। अगर हमने इसी तरह उनको खर्च करना है कि हमने 60% कर्जे ले लेके लोगों की जेबों में वो कर्जे जाने हैं और वो हमने वापस करने हैं, और फिर 30% हमने अपनी फौज पे लगाना है, और 10% अगर हमने अपने लोगों पे लगाना है, तो फिर लोगों का तो यही हाल होगा ना। कहने का मकसद ये है कि जो यहाँ पे इन्होंने बात की है, लेबर राइट्स की बात करना कोई नारेबाजी नहीं है। और तारिक साहब ने जो कहा कि ये इस वक्त मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, बल्कि ये लेबर राइट्स ये है ही सियासी बात, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी सियासत इन्वॉल्व है। जब तक आपकी पॉलिसीज नहीं बदलेंगी,
आपने अगर लेबर पॉलिसी देनी है जिसमें आप बुनियादी तौर पे लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आप देखें कि कोई हमारा मजदूर इस वक्त पाकिस्तान में इनफॉर्मल, एक तो ये कि मजदूर जो है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे जाने का मतलब ये कि उनके कोई राइट्स भी रहते ही नहीं है, ना उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ना उनको बाद में पेंशन मिलती है, जो लेबर राइट आपके लॉज है उनका इतलाक भी। पेंशन जो है ना वुमन सरकारी महकमे में होती है, प्राइवेट साइड नहीं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, आप मेरी यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे ना, तो फिर आपकी पेंशन राइट सब खत्म है। आप सिर्फ जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसको पेंशन मिलती है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मजदूरों के जो राइट्स हैं उनके ऊपर जितने अटैक्स हो रहे हैं हमारी पॉलिसीज की वजह से। निजकारी की पॉलिसी क्या है? जहां भी आप प्राइवेटाइज करते हैं वहां यूनियनाइजेशन की इजाजत नहीं है, यूनियन नहीं कर सकते, जीरो दे रही है तो क्या करें? नहीं, पब्लिक एंटिटी को जानबूझ के तबाह किया जा रहा है ना। इसीलिए आप देखें कि आप उनको कामयाब नहीं करते हैं, होने देते, क्योंकि बजाय इसके कि आप रेलवे को बेच दें, आप पीआईओ को बेच दें, आप उनको एफिशिएंट हम क्यों नहीं बनाते? और आप खुद देखें कि पीटीसीएल, अगर आप पीटीसीएल की निजकारी को देखें कि पहले जो वो प्रॉफिट कमा रहा था और अब जो हो रहा है, फर्क है। कहने का मकसद ये है कि जो पब्लिक सेक्टर्स में जानबूझ के एक सोची समझी, मैं समझती हूं उसके तहत हमारी जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज हैं उनको तबाह किया जाता है, उनको पोलिटिसाइज किया जाता है, उसके अंदर ज्यादा लोगों को भर्ती किया जाता है और फिर उसके लिए जवाब पैदा किया जाता है कि निजकारी कर दी जाए। कहने का मकसद ये है कि बड़ी सनतें जो हैं हमारी, जो बड़े हमारे एंटरप्राइजेज हैं, बाय डिजाइन तबाह हो रही है। मैं समझती हूं कि ज़ाहिर है जो कि डिसीजन मेकर्स हैं वो पाकिस्तान में सरमायादारी निजाम को की तरफ जो धकेला जा रहा है पाकिस्तान को, जब तक हम IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज पे अमल करते रहेंगे हमारे साथ यही होता रहेगा और हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जाएगा और जो हम धकेले जा रहे हैं। एक क्विक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा तफसील से कसूरी साहब से इसमें बात की जाए। जस्ट टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। कसूरी साहब, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट। एक तो मुझे ये बताएं कि अभी बात हो रही थी कि जिस तरीके से पंजाब है, पंजाब की डेमोग्राफिक्स कंपैरेटिवली डिफरेंट है, फिर सिंध के अर्बन साइड के और हैं, फिर आप देखें आपके खैबर पख्तूनख्वा के थोड़ा सिलसिला। और अब सिर्फ मजदूर की जब हम बात करते हैं डेफिनेशन में ना, जो कोई भी काम करता है सर, आजकल के दौर में जिस तरीके से कहते हैं जी गरीब कौन है? गरीब वो जिसको जी 2200 कैलोरीज खुराक नहीं मिलती। डेफिनेशन बड़ी मुख्तलिफ है पाकिस्तान की। इसमें सिर्फ मजदूर वो है जो काम करता है, सिर्फ ये नहीं कि वो जो हथौड़ा लेके पत्थर तोड़ रहा है। मेरे ख्याल में बहुत से और लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं जिनके साथ बड़ा हद तक इस्तेसाल होता है, उसमें किसान भी शामिल है। सिर्फ जो बुनियादी सवाल था कि अगर सर आज हमारे सियासतदान सोचें कि जिस तादाद में मल्टीप्लाई हो रहा है और जिस तरीके से हमारे मसले मसाइल हैं, तो सर व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड नाउ? कैसे समझते हैं कि हम काबू पा सकते हैं या मैं सिर्फ किताबों की हद तक इससे? देखिए, हमारी जो इकॉनमी है वो दो सेक्टर्स में है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल। जहां तक इंडस्ट्रियल इकॉनमी का ताल्लुक है तो मजदूर जो है उसकी बैकबोन है, और जहां तक एग्रीकल्चरल इकॉनमी का ताल्लुक है उसमें किसान उसकी बैकबोन है। दुरुस्त। जब तक आप इन दोनों के हालात को बेहतर नहीं करेंगे, ताकि इफ यू वांट टू एक्सपेक्ट बेस्ट आउट ऑफ देम, देन यू हैव टू लुक आफ्टर देम। देखें, बात ही है, पहला इनका काम है शेल्टर। शेल्टर जो है, मैं समझता हूं कि जो भी आदमी फैक्ट्री लगा रहा है, अगर उसको 400 मजदूर दरकार हैं, ही मस्ट बिल्ड 400 क्वार्टर्स होती थी, ताकि he must provide a quarter each to every laborer होती थी। और जब तक वो नहीं आता जिसको लाइसेंस ना मिले होती थी। नंबर 2, ये तो बड़ी आइडियल आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में सर कौन सा यूरोप में थोड़ी रहते हैं? क्यों नहीं? देखो ना, आपने रियलिस्टिक अप्रोच सर, क्यों नहीं जी? आपके इंडस्ट्री इतना पैसा बनाता है, उसकी बोन्स में से, उसके बोन्स मैरो में से ही convert his bone marrow to money, into currency. सर कॉन्स्टिट्यूशन का भी थोड़ा रेफरेंस देंगे, वो क्या कहती है? फिर देखें, एजुकेशन है। आप यहां एक रूल बना दें BA और मास्टर्स डिग्री में कि एक बच्चा 100 नंबर का रख दें पढ़ाने का, कि जब तक वो आपने जाके कम्युनिटी सर्विस जाकर पढ़ा के नहीं आए, और अगर उसमें फेल है तो फेल है, तो आपको हजार स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो दे विल गो टू द कम्युनिटी एरियाज, विलेजेस में जाएंगे, फैक्ट्रीज में जाएंगे, वहां जाके पढ़ाएंगे, और वहां से फिर वो
जो वहां उसका चेयरमैन होगा या नंबरदार, उससे सर्टिफिकेट लेके आएंगे किसने 6 महीने आगे पढ़ाया है, 100 नंबर का एक पर्चा रख दें, 100 नंबर का पर्चा, ताकि एवरीबॉडी इन ऑर्डर टू गेट ए डिग्री ऑफ BA और मास्टर्स मस्ट गो टू द फील्ड। दूसरा है हेल्थ, इसमें भी आप जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका भी आप रख दें कि जब तक वो जाके अपनी रूरल हेल्थ सेंटर्स पर जाके काम नहीं करते, यूरोप में वेस्ट में हो रहा है, जब तक उनको डिग्री नहीं मिलेगी सीधी। तो नेचुरली एनीबॉडी हु इज कीन टू बिकम ए डॉक्टर, वो उसको जाना पड़ेगा रूरल डिस्पेंसरी में जाके और जाके वहां काम करना पड़ेगा। तो ये आपकी तालीम कवर हो गई और हेल्थ साइड, ये आपकी हेल्थ हो गई। कम्युनिटी जो है गांव में एक अपना कोई सेहन 1-2 कोठे बना के स्कूल बना देगी, उसके एक कमरा दे देगी कम्युनिटी जो है उसको, जहां वो जाकर टीचर रहेगा, उसी दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी। और उसको जो एक ऑनरेरियम है उसी 3-4 हजार का तक उसका तेल पानी उसका पूरा हो जाए, वो हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब देगी, बाकी सारा कम्युनिटी इसको करेगी। इस तरह आप एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, कैनवस बढ़ा सकते हैं। इसमें सरकार तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें तो आप इसी तरह लोग इसी में इन्वॉल्व अपना आपका जो हेल्थ सेंटर हेल्थ कवर हो गया। और सिर्फ मल्टीनेशनल्स का मैं बता रहा हूं जी, दूसरी ये है कि आपकी जो लेबर की स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबलीज में जो लेबर की स्टैंडिंग कमेटीज हैं, देयर मेंबर मस्ट गो टू कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी हमारे किस्म के हमारे करीब है, वहां जाके स्टडी करें कि वहां लेबर किस तरह है, ताकि जब वो वापस आए तो वो वहां से एक चार्ज होके आए विद लॉट ऑफ आइडियाज कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है, हमारे यहां तो करप्शन है ना जी, पैसों की यहां कमी नहीं है। अगर यहां पैसे स्विस बैंकों में ना जाएं और स्पेन में उसी ऑफशोर आइलैंड ना खरीदे जाएं, तो पाकिस्तान में पैसे तो बहुत हैं। ऐसी पैसा तो आपका जो आता है स्कूल, शफा खाना और बिजली के लिए, वो तो इन पॉलिटिशियन की जेबों में से होता हुआ लैंड कर जाता है स्विस बैंकों में। अगर इस पैसे को आप जुडिशियसली, जिस पैसे को आप रिटर्न कर रहे हैं, तेल पर आप सरचार्ज दे रहे हैं, बिजली पर सरचार्ज मैं और आप भी दे रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं, अगर आप इस पैसे को जुडिशियसली यूज कर लें, ये जो एड आपकी आती है जो कि तालीम के नाम पर आती है, उसी कभी नई रोशनी स्कीम और कभी प्राइम मिनिस्टर लिटरेसी प्रोग्राम, क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर लिटरेसी प्रोग्राम, जब मॉनिटरिंग टीम गई तो दे टर्न आउट टू बी घोस्ट स्कूल। MNAs और MPs ने कहा जनाब, किसी ने कहा मैंने 200 स्कूल रन कर रहा हूं और इतने मैंने टीचर रखे हुए, ये वैसे बंदी होती है सर, हर रोज टीवी पे आपको नजर नहीं आता। तो जहां डुकाट्स मैनेज टू एंटर इनटू द इलेक्टेड बॉडीज एंड दे कॉल देमसेल्व्स पब्लिक एटीट्यूड नहीं, वो सीरियसली फजान भाई 2-3 चीजें डॉक्टर साहब पे आता हूं मैं। ये मुझे बताइए कि ये बड़ी इन्होंने एक ऐसी पिक्चर की जिसमें हम सबको करप्ट भी नहीं होना चाहिए, हम सबको बिल्कुल बाय बुक होना चाहिए, बड़ी आइडियल सिचुएशन हो, लेकिन मैम एटीट्यूड नहीं है ना अभी तक। लेकिन कब से पाकिस्तान बना है, वो जमाने का वो देखें और अब देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिले बजाय ऊपर जाए वो नीचे जा रहे हैं। डिक्लाइन पर है। इन्फ्लेशन versus the raise in the pays, I mean hardly कोई मैच है उनका। पॉलिटिकल विल नहीं है ना फैसल, और तो कोई इशू नहीं है। मतलब अभी भी हमारी इकोनॉमी जो है स्टिल अ ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, हम कभी 7% 8% ग्रोथ रेट था, अब शायद 2% है, लेकिन फिर भी एक तरह से जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसका मतलब है कि एक वेल्थ सोसाइटी के अंदर प्रोड्यूस तो हो रही है ना, नेगेटिव में तो नहीं है, ठीक है। अब मसला ये है कि असल बात तो यही है ना, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात है, हाँ? तबकाती निजाम के खात्मे की बात है। सरमायादारी निजाम को हमें देखना पड़ेगा कि ये सरमायादारी निजाम पूरी दुनिया में नाकाम हो रहा है, और उसमें ज्यादातर आप देखें कि जो मजदूर तबका है। और मैं यहाँ पे ये बात भी करना चाहूंगी कि जब हम मजदूरों की बात करते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि औरतें, जो मेहनतकश औरतें जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप हालात देखें तो सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ में 61% रेशियो देखा था मैंने वसीम का, ओवरऑल देहातों में औरतें काम करती हैं। फिर अब अर्बन इकोनॉमी में आए तो आपकी जो इनफॉर्मल सेक्टर की इकोनॉमी है वो आपकी इकोनॉमी से, आपकी फॉर्मल इकोनॉमी से कई गुना बढ़ी है। अच्छा, उसके अंदर जो 70% मजदूर है ना, वो तो औरतें हैं जिनको ना हम मजदूर मानते। और फिर आपको पता है कि मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है, मतलब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, उसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। मतलब जो घरों में आप देखो, छोटे छोटे जो फैक्ट्रियां बनी है, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वहां पे लोग
कोई लेबर लॉस का वहां पे इतलाक नहीं होता है, और ज्यादातर वहां पे खवातीन, आज पाकिस्तान में इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो खवातीन की तादाद है जिसको हमने अभी तक अपने मतलब स्टेटिस्टिक्स में भी नहीं हम लाते कि ये वो मजदूर तबके के अंदर हम उसको शुमार ही नहीं करते। तो पाकिस्तान के अंदर होना क्या चाहिए, क्या पॉलिसीज हैं जो बेहतरीन हो सकती हैं, यहाँ पे उन पे अमल दरामद हो सकता है, उसकी कमी नहीं है। यहाँ पे सोचने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपको सिर्फ मसला ये है कि उसकी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि आपने जो पॉलिसी बनाई उसके ऊपर अमल दरामद करने की विल होनी चाहिए, और वो इस तबके की जो इस वक्त पाकिस्तान की रूलिंग क्लास है उसकी वो विल नहीं है। जी मैम, आई जस्ट टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा आप भी इस पर बात करें, एक ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, लास्ट सेशन गुफ्तगू का मैं ये चाहूंगा कि सर क्या विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है मजदूरों के हालात बेहतर करने में? हर पार्टी आके नारा ये मारती है, ये तो आप लोगों के वोटर हैं सर, ये लोग नजर आते हैं चाहे किसी भी फॉर्म में हो। क्योंकि मैंने देखा है कि ये आपके इस्लामाबाद के जो एफ सेक्टर के और ई सेक्टर के लोग ये किधर वोट डालते हैं, हार्डली। लेकिन चलती इनकी है सर, रूल्स इनके लिए बनते हैं, सब सिलसिले इनके ठीक है। वो बंदा सर जो गर्मी में खड़ा होता है, लाइनों में खड़ा होता है, आज भी सर वो परेशान है। जिस मुल्क में मैं हमेशा कोई शक नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर हम ये कहें ना कि जी सिर्फ मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है तो ये कोई बात सही नहीं होगी। आपकी मिडिल क्लास मैं आपको बताता हूँ ना, देखें ये अगर आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, ये एक महरूम तबका है, मैं इससे 200% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो अभी कसूरी साहब कह रहे थे कि डेकॉइट्स हैज एंटर्ड इनटू द पावर कॉरिडोर्स एंड व्हाटएवर, यहाँ हर शोबे के अंदर जो है डेकॉइटीज हो रही हैं। मैं किसी शोबे को डिफेंड नहीं कर रहा, हर शोबे के अंदर डेकॉइटीज हो रही हैं। उसमें देखें आप, हमारी सोसाइटी का जो एक सोशल फाइबर है वो इतनी बुरी तरह मुतासर हो चुका है कि अब आप अगर देखें सबसे हसास तबका कौन है, चले मजदूर तो जाहिर है, मैंने आपको बताया कि बहुत ही एक अहम तबका, हसास तबका कौन सा, वो बच्चे होते हैं। हमारे बच्चों की 3 करोड़ बच्चे आज पाकिस्तान में मोहताद अंदाजे के मुताबिक ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल ही नहीं है, ठीक है जी। फिर मजदूरों के अलावा जो भी 3 करोड़ बच्चे जिनके लिए स्कूल ही मौजूद नहीं है। अच्छा, चाइल्ड लेबर जो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, उनके बारे में हमने कभी सोचा? एक आदमी 18 साल से ऊपर है, कोई काम नहीं, वो बेचारा मेहनत भी कर रहा है, पसीना भी बहा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। एक बच्चा जो 7-8 साल का बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है, जरा बंदा अपने बच्चे पे रख के सोचे कि जिसके हाथ में किताबें होनी चाहिए, बस्ता होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वो बेचारा कभी मैकेनिक की उधर जनाब छोटा बच्चा वो टायर पंचर की दुकान पे है जी, वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, और उनके साथ जो सलूक अब्यूज हो रही है, उनके साथ हर तरह की जो अब्यूज हो रही है, उनको काम करा रही है, किस्म की अब्यूज है जी, मुख्तलिफ दास्तानें आती रहती हैं और कहानियां उनकी आती रहती हैं, अफसोसनाक उनकी जो है वाकयात सामने आते रहते हैं। हमारा उसके बारे में हमारा क्या रिएक्शन है? तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक ये मसला नहीं है, ये भी इंतहाई अहम है आज का दिन इस हवाले से, लिहाजा हमारा फोकस घूम के बात वही आ जाती है कि बच्चों से काम से लिए जाते हो, कहते जी घर में कमा के लाएगा तो कुछ खाएंगे हम लोग। ये सही बात सारे मिलके सर एक फैमिली की वही बात है ना जी। जब हम मजदूरों की बेसिक पे की बात कर रहे हैं, जब एक बंदा जो है वो बेचारा 7,000-8,000 में भी अगर वो सिर्फ इतना नहीं कमा रहे कि वो जिंदा रह सकें, अगर इतना भी नहीं उनके लिए वो काफी कि वो जिंदा रह सकें, तो यकीनन उसके घर में अगर 1 या 2 बच्चे हैं, बच्चियां घरों में लोगों के काम करती हैं, खवातीन किसी घर में बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, वो वहां से कुछ लेके आती हैं। तो मेरे कहने का मुराद ये जी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वसाइल जरूर मौजूद हैं, इन तमाम तबकों का इस्तेसाल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पार्टी लाइन से ऊपर होकर बात कर रहा हूँ। मैं जो भी बात की थी, मैडम ने कहा कि सियासत की बात ये कह रहे हैं, नहीं है, ये असल में सियासत है। सियासत का मतलब यह है कि अगर आप खिदमत के हवाले से कहें तो यकीनन ठीक है। मैं सियासत के हवाले से इसलिए कह रहा हूं कि मैं पार्टी लाइन्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं एक पाकिस्तानी या आप ये कहें कि नुमाइंदा होने की हैसियत से बात कर रहा हूं कि इनके साथ इस्तेसाल हुआ है, मैनेज किया जा सकता है, प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, तरजीहात अगर ठीक हो तो ये अगर हमारी तरजीहात हो। फैसल मैं एक आखिरी बात करूंगा, अपकमिंग बजट मैं एक आखिरी बात करूंगा क्विकली कर, जो हमारे चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो फौज के आला अफसरान हैं, चाहे वो सियासी जो हैं वो अमायदीन हैं, आप उनका लिविंग स्टाइल देखें, उनके बच्चों की मराद देखें, उनकी गाड़ियां देखें। अगर किसी बच्चे 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए 4-4 गाड़ियां स्कूल आ भी रही हैं और छोड़ भी रही हैं। और जो गरीब का बच्चा है वो बेचारा जो है वो टायरों को पंचर लगा रहा है, उतना उसके पास नहीं है कि वो स्कूल में जाकर उसकी फीस अदा कर सके। ये देखे तो लगता है सर ये बाय डिजाइन ये देखें ना, अब ये गलत है ना, ये तरजीहात की बात है ना। कम से कम इतना होना चाहिए यार कि उनको जीने का हक तो दे।
क्विकली लास्ट कपल ऑफ मिनट्स मैं चाहूंगा। मैं तो ये कहूंगी कि जी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लेबर राइट्स तो बड़ी दूर की बात है। मजदूर कहता है कि मुझे काम तो दो करने के लिए। इस वक्त जो बेरोजगारी है, मैं समझती हूँ इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है कि मजदूर को मजदूरी ही आज नहीं मिल रही, क्योंकि ना हमने इंडस्ट्री लगाई है ना, और जो कुछ ना एनर्जी क्राइसिस है जो है वो बंद हो गया है। और तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इस वक्त मजदूर कहते हैं कि क्योंकि मैं जिन जगहों पर जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि चलो हमें 5-6 हजार हमें काम तो मिले। तो मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत में ये जो एक थिंकिंग है कि बिल्कुल किसी किस्म की रोजगार का हक देना जो है लोगों को, इस वक्त मजदूरों को कम से कम उसका हक मिलना चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, और क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, खासतौर पर फैसलाबाद के हवाले से मैं ये कहूंगी कि क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का मसला है, वहां पे लेबर कौमी मूवमेंट के साथ, क्योंकि हम लोगों का मेरा काफी उनके साथ रहता है राब्ता, तो मैं इनसे ये दरखास्त करूंगी कि देखिए वहां लेबर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, उनको इजाजत नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए मतलब वो किया हुआ है कि भाई ठीक है आप मत एंटर हो। तो वो मतलब जो सरमायादारों को आप सपोर्ट करते हो कि भाई वहां जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको तो उसका फायदा है, क्योंकि फिर वो रजिस्टर नहीं करते हैं अपनी फैक्ट्रियां, ना टैक्स देते हैं। इनसे ये दरखास्त करूंगी कि जरा अपनी जाती दिलचस्पी लेके इस इशू को वहां फैसलाबाद में देखें, और वहां पे जो लेबर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे कहें कि इन फैक्ट्रियों को रजिस्टर करें, जो मैं समझती हूँ फंडामेंटल करेंगे इंशाल्लाह। बात यह है जी, यहाँ इस मुल्क में लेंगे। अगर आप नोटिस करें तो एक पावर माफिया है, और पावर माफिया में कोई रफली अबाउट 2000 फैमिलीज हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्टैब्लिशमेंट बोथ मिलिट्री एंड सिविल पर कंट्रोल है। इनकी शादियां भी आपस में होती हैं, इंटरस्टी मैरिजेस होती हैं, और ये दे आर वन क्लैन एज अगेंस्ट 18 करोड़ अवाम के। देखें, जमहूरियत की जो बैकबोन है ना, और सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो जमहूरियत की बैकबोन है। जहां सोशो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है वहां जमहूरियत किस्म की कोई चीज नहीं नजर आती थी। उसकी जो बैकबोन है वो है मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। आप देखें 71 में पाकिस्तान क्यों टूटा, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान से लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास तबका मेंबर पार्लियामेंट होकर आ रहा था। यहां का पंजाब का चौधरी, सिंध का वडेरा, बलोचिस्तान का सरदार और फ्रंटियर का खान, और वो फौजी जर्नैल जिनके 20-20 मरबे थे सक्कर बराज में, उनको पता लग गया कि अब रियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, अब रियल लैंड रिफॉर्म्स आएंगे, अब रियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आएंगे, क्योंकि ये जो है लोअर मिडिल क्लास है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा इनको खुदा हाफिज कर दो, वो पाकिस्तान रहने दो। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात किया, वो पाकिस्तान रहने दो जहां हमारी ग्रिप हो तो, और जहां हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते। सर ये तो बात है कि आज का वो पाकिस्तान था, वो आज कहां से कहां पहुंच गया, और ये पाकिस्तान कहां से कहां जब तक इस एक्सप्लॉइटेशन को आप खत्म नहीं करेंगे 50 साल के बाद ये डिबेट होनी होगी। 40 आज की खबर है, सॉरी सूरी साहब, 40% हमारी जो इंडस्ट्री जो कॉटन से वापस वो वहां शिफ्ट कर दी गई, वो बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। ये मैं आपको हमारी आंखें भी नहीं खुल रही। ये काश के सर की। एनीवे डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर फैजान अब्बारी बहुत शुक्रिया आपका, सुबह बहुत शुक्रिया आपका। ये जी मैं क्या कहूँ, ये लम्हा फिक्रिया है, और ये आगे जो एक यूथ का एक सैलाब आ रहा है ना, जिसको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट उनका मुकद्दर मुझे नजर आती है यहाँ पे, अल्लाह माफ करे, लेकिन जब तक ऊपर रिफॉर्म्स नहीं होंगे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती। हमेशा हम बातें करते हैं, शायद मंशूरों की हद तक तो 2-4 चीजें हमें नजर आती, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा तबका और इतना बड़ा वोट बैंक बन सकता है इन्हीं जमातों का, अगर आज से उनके बारे में सोचा। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटीज का मसला है कि अगर उनको हम तरजीहात में रख लें, जिनके पीछे पीछे फिर के हम वोट्स लेते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर पाकिस्तान अगले साल जब इसी दिन तो दोबारा प्रोग्राम करेंगे तो एक साल में भी बड़ा फर्क आ सकता है। यानी जी I'll see you tomorrow इंशाल्लाह 8 o'clock, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।